How are you all? I hope you all are fine and you all have studied very well in your holidays, summer vacations. So guys, now I would like to just explain you or give a brief revision for which chapters you have been studied in before the holidays, that means in April and May. So let's continue with it. In a very short span of time we'll continue with it. Indian economy, the very first chapter which you have studied was Indian economy on the eve of independence. इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हिंट्स ले लेते हैं कि हमारी जो ग्रोथ थी पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम की जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही कम ग्रोथ थी. जीडीपी की ग्रोथ हमारी 2% से भी कम थी और जो पर कैपिटा आउटपुट हमारा आ रहा था, आउटपुट हमारा बहुत ज़्यादा नहीं था, इट वॉज ओनली 0.5%. इसकी जो ग्रोथ थी वो 0.5% से हो रही थी. तो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये अलग अलग सेक्टर्स के अकॉर्डिंग बता रखा है. एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा क्या था, प्रोडक्टिविटी कम थी, प्रोडक्शन कम था, ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, हम लोग बारिशों पे डिपेंडेंट थे कि रेनफॉल होगी तो हमारा इरिगेशन बढ़िया होगा. कमर्शलाइजेशन हमारे एग्रीकल्चर का था, हम लोग फूड क्रॉप ज़्यादा नहीं बनाते थे, कैश क्रॉप ज़्यादा बना रहे थे. जो हमारा पार्टीशन हो गया था इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें भी बहुत सारी जो हमारा प्रोडक्टिविटी वाला जो लैंड था, फर्टाइल लैंड था, वो पाकिस्तान में चला गया था. फॉरेन ट्रेड में हमें बहुत दिक्कतें आई क्योंकि हम लोग मेयर एक एक्सपोर्टर बन के रह गए थे रॉ मटेरियल का, और हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फिनिश प्रोडक्ट्स जो ब्रिटेन हमारे ही रॉ मटेरियल से अपनी कंट्री में जाके इंडस्ट्रीज की हेल्प से बनाता था. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेटेड थे. नियरली अबाउट 80 to 85% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे और बहुत कम लोग जो हैं वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे. इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाल हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी जो ऑलरेडी पहले बहुत अच्छी थी, जिसको राजा महाराजा लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, इनकरेज किया था, वो डिक्लाइन हो गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको इनकरेज नहीं करते थे. मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारी जो थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी, बहुत लॉपसाइडेड ग्रोथ थी, वन हैंडेड ग्रोथ थी. और उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ की, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थे और सरकार भी उसके लिए कुछ नहीं काम करती थी. डेमोग्राफिक कंडीशन की अगर हम बात करें, बर्थ रेट, डेथ रेट हमारा बहुत ज़्यादा हाई था, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमारी बहुत लो थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें वो बहुत ज़्यादा था, और एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ की थी कि हम लोग यही सोचते उस टाइम पे ओनली 32 ईयर्स तक कोई पर्सन रहता था. लास्ट आ जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि हाँ, उन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारी अच्छी की थी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ठीक थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटीज़ उन्होंने हमें ला कर दी, मॉनिटरी सिस्टम उन्होंने हमें ला के दिया. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे ये सारी चीज़ें, जो चीज़ उन्होंने हमारे फेवर के लिए नहीं की थी, लेकिन हाँ उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर की थी अपने किसी काम के लिए. पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत बेनिफिट भी मिले थे कहीं ना कहीं, जो उन्होंने ऑल दो हमें बेनिफिट देने के लिए नहीं किया था, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए किया था, जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए काम किया, जो हम पे मिला. सेकेंड चैप्टर हमारा आ जाता है जब हमको इंडिपेंडेंट मिल गया, उसके बाद हम लोगों ने अपने आप को दोबारा से खड़ा करने के लिए प्लान्स बनाए. तो उस प्लान्स में हमारा क्या था, सबसे पहले हमने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी क्या है, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अलग अलग तरह की इकोनॉमी थी. अब कौन सा सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर लिया जाए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसके अंदर सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, सोशलिस्ट जिसमें सारा कुछ गवर्नमेंट सेक्टर देखता है, मिक्स्ड जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं. तो इंडिया ने अडॉप्ट की मिक्स्ड इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कहाँ हुई, सबसे पहले हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल फॉर्मुलेशन प्लान जो है, मतलब प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 के अंदर, और कब तक चला वो 2015 तक. उसके बाद हमारा 2015 से अभी तक हमारा क्या चल रहा है, नीति आयोग. हमारे लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग गोल्स थे वो थे इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, फुल एम्प्लॉयमेंट. ये आज तक के हमारे गोल्स हैं, ये लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स हैं जो हमको अप्लाई करने हैं, हमको अपनी कंट्री को ऐसा बनाना है. और फेलियर्स भी हमारे बहुत ज़्यादा हुए थे. अब पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी नीड क्या थी, हमें क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी, ताकि हमारे यहाँ जो पॉवर्टी हो रखी है उसको हम ठीक कर सकें, सोशल इंटरेस्ट सोसाइटी को देख सकें, सोसाइटी का थोड़ा सा फायदा कर सकें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर सब कुछ दे देंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो है अपना इंटरेस्ट देखेगा, सोसाइटी का फायदा नहीं देगा. तो गवर्नमेंट को ये भी देखना था कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको भी सब कुछ मिल जाए, जो हमारे जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो. तो ये हमने लॉन्ग टर्म गोल्स अपनाए. उसके बाद हमने देखा अचीवमेंट्स क्या क्या रही, कि नेशनल इनकम हमारी बढ़ी,
हमारी सेविंग्स और कैपिटल फॉर्मेशन हमारा बड़ा, इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आया, सेल्फ रिलायंट भी हुए, ग्रोथ भी हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, सब कुछ हुआ, बट कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में फेलियर्स भी रहे। फेलियर्स में हमारे आगे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस स्टिल रिमेन्स, कि हमारी कंपनी काम तो कर रही है क्योंकि सरकार ने ज्यादातर अपने हाथ में रखा हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हुए, पॉवर्टी हम उसे इरेडिकेट नहीं कर पाए, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ गई और इन्फ्लेशन बढ़ गया। क्यों, सरकार जो है खर्चे पे खर्चा किए जा रही है, सोसाइटी का वेलफेयर कर रही है, सोसाइटी से प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, उसको टैक्स ज्यादा नहीं ले रही है, सिर्फ अपने खर्चे करे जा रही है, तो इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो जो है बहुत ज्यादा हो गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था और इसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर्जे में आ गई थी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और फॉरेन ट्रेड में कैसे कैसे किया था। एग्रीकल्चर पॉलिसीज के अंदर क्या था, देखो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर ने नेशनल इनकम के अंदर हमारा बहुत कंट्रीब्यूट किया, लोगों को लाइवलीहुड दिया क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ा, जब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिला, फॉरेन ट्रेड बढ़ा, हम बाहर भी बेचने लगे उसको। और लेकिन हमारे उस टाइम पे फीचर्स क्या थे हमारी, कि हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हम उसके बाद भी नहीं ला पाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा जो कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग था वो भी हमारा जो है सेमी था, फार्मर्स जो थे, स्मॉल फार्मर्स बेचारे वो तब भी डिपेंडेंट थे। हमारी जो सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब कोई क्रॉप हम लोग लगा रहे हैं, उसका सीजन बाहर चला गया, तो उस टाइम पे जो लोग उस पे काम कर रहे थे वो उनको कोई काम नहीं था, वो अनएम्प्लॉयड थे। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या है, एक ही फैमिली के सारे लोग खेत पे लगे हुए हैं, सपोज एक फार्म पे 2 लोग चाहिए, वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी जो 2 काम कर रहे हैं, 2 से प्लस में जितने काम कर रहे हैं वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, वो किसी और काम में लगेंगे तो शायद प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाए। उस टाइम पे हमारी टेक्निक्स भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगाई थी और हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। प्रॉब्लम्स क्या आई, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, टेन्योर सिस्टम हमारा डिफेक्टिव था, हमारे इतने ज्यादा लूप होल्स थे क्योंकि हम लोगों ने जो है अपने लैंड टेन्योर सिस्टम को हमने बना दिया था कि हमारा जो है जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड जो है किसके पास कितना होना चाहिए वो हम लोगों ने फिक्स कर दिया था, लैंड कंसोलिडेशन कर दिया था, वो भी हमारा उसके लूप होल्स बहुत ज्यादा थे। ओल्ड प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक्स, हमारे जो सीड्स और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इम्प्रोवाइज्ड नहीं थे, फाइनेंशियल फैसिलिटीज हमारे पास बहुत कम थी और नेचर पे डिपेंडेंट थे। इन सबको देखते हुए हम लोगों ने क्या बनाया, पॉलिसीज बनाई कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 तरह के हम लोगों ने मेजर्स लिए थे, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स और अदर मेजर्स। अदर मेजर्स आर नॉट इन सिलेबस, तो ये मैंने पहले भी नहीं पढ़ाया था, तो आप अभी इसको सिर्फ एज ए हेडिंग देख सकते हैं। जो आपको मेन पढ़ना है वो पढ़ने हैं ये दोनों, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जिसको लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई है। तो जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल मेजर्स या लैंड रिफॉर्म्स की, तो अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जमींदार्स, लैंड उनको हमने हटाने की कोशिश की कि इंटरमीडियरीज को हटाओ, जो हमारे एक्चुअल जो टिलर्स हैं उनको फायदा मिले। लैंड सीलिंग कर दी कि मैक्सिमम लैंड जो है इतना लैंड आपके पास रहेगा, अगर उससे ज्यादा है तो किसी और के पास मिल जाएगा, उसको कंसोलिडेट कर दिया, अलग अलग जो होल्डिंग्स थे उसको पास कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल में था, हम ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए जिसमें हम लोगों ने HYV सीड्स यूज की, HYV सीड्स के हिसाब से फर्टिलाइजर्स यूज किए और उसको हम लोगों ने लगाने की कोशिश की जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और प्रोडक्शन भी बढ़ा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या इम्पैक्ट रहे थे, अचीवमेंट्स थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मल्टी क्रॉप प्रोग्राम चला, हमारा जो पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर पहले चल रहा था वो हमारा चेंज हुआ। ऑल्दो अगर इसके अचीवमेंट्स थे तो इसकी शॉर्टकमिंग्स भी थी कि एक तो लिमिटेड स्टेज के अंदर हम लगा पाए थे और सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए, राइस और व्हीट के लिए हम लोग लगा पाए थे। रिच फार्मर्स को बेनिफिट मिला और जो पुअर फार्मर्स थे उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। इस पे सब्सिडीज जो हम लोग दे रहे थे फार्मर्स को ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, तो उस पर भी डिबेट हुई कि जो अमीर फार्मर है वो भी सब्सिडी ले रहा है तो गवर्नमेंट का वो बेफालतू का खर्चा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ऑल्दो हमारा ये हम कह सकते हैं कि हाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फिर भी हमारा जो है बैकवर्ड ही रहा। इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर अगर हम लोग देखें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा बेटर हुआ क्योंकि लोग अब इंडस्ट्रीज में भी जाने लगे थे, सेल्फ रिलायंट हुए, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने ज्यादातर चीजें अपने हाथ में रखी हुई थी, प्रेफरेंस दी थी पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर वो फेथ नहीं करता था।
वो सोचता था प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारी सोसाइटी को जो है वो एक्सप्लॉइट कर देगा, हमारे रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर देगा, तो उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें अपने हाथ में रखी। तो IPR 1956 बना जिसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए। पहला जिसके ना सारा काम पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, दूसरा जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिक्स होकर काम करेंगे, बड़े बड़े डिसीजन पब्लिक सेक्टर लेगा, दैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर लेगा, और काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। और तीसरा जहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ दे दिया, बशर्ते उस पर लाइसेंस पॉलिसी लगा दी गई, ये सारी चीजें हम लोगों ने लगा दी गई। ठीक है। अच्छा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया, उसको भी एनकरेज किया गया, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज को रिजर्व कर दिया गया कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। अच्छा, इसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आ गया। इसके अंदर टैरिफ्स और कोटास हम लोगों ने लगा दिया था कि बाहर से बहुत ज्यादा ना सामान आएगा, टैक्स ज्यादा लगेगा, कोटा भी फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा आएगा तो आप पैसा दोगे, तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं आता था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का मतलब कि अपने अंदर देखो, अपनी कंट्री के अंदर देखो, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करना, जो भी चीज आप इम्पोर्ट कर रहे हो वो बाहर से ना लाके अपने आप को देखो। तो जो भी चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी वही चीजें इसके अंदर हैं, फीचर्स हैं जो 1991 तक थे, वही सारी चीजें अभी हम पहले पढ़ के आए हैं। उन सब चीज़ों की वजह से अब हमें क्या जरूरत पड़ गई थी, हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया। गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर इतना बर्डन पड़ गया कि गवर्नमेंट जो है डेट ट्रैप में फंस गई थी, फिस्कल डेफिसिट हो गया था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, रेवेन्यूज कम थे, वही कहता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो आया था हमारी LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज अभी हम ये तीनों चैप्टर का ही रिवीजन करेंगे। ये हमारी पहली यूनिट के अंदर है, चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3rd चैप्टर। फिर जो हमारा दूसरी यूनिट स्टार्ट होगी पॉवर्टी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी इसको हम देखते हैं, जो हमारा लास्ट चैप्टर है LPG। इसके अंदर हमारा क्या था, देखो हमारे इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया था, इतना क्राइसिस हो गया था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया क्योंकि सरकार पैसा डाले जा रही है, BOP हमारा डेफिसिट हो गया क्योंकि हमारा जो हम लोग इनफ्लो हमारा जो है वो कम हो गया था, आउटफ्लो हमारा ज़्यादा हो गया, तो हम डेफिसिट में चल रहे थे। PSUs अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट लॉसेस में चल रही थी। रूट कॉज क्या था, ये जो हमारी दिक्कतें आई थी क्यों आई थी, दिक्कतें इसलिए आई थी गवर्नमेंट ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख दिया था। गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी, बाहर से लिंक खत्म करके इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी ले ली, तो हम क्या हुआ, हम बाहर वालों पे डिपेंडेंट हो गए। और जो गवर्नमेंट जो है खर्चा करती थी डेवलपमेंट पे, तो चलो ठीक है करती थी, नॉन डेवलपमेंट पे भी करती थी, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा था, तो ये उसके रूट कॉजेज थे। तो इस वजह से जब हम IMF के पास लोन लेने गए थे, तो IMF ने हमारे सामने कंडीशन रखी थी कि आपको हम लोन देंगे जब आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आएंगे। तब आया था हमारे इकोनॉमी के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, 1991, और इसको हम लोग LPG पॉलिसी भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। इसमें 2 तरह के मेजर्स थे, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो थे वो हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे कि हम BOP को ठीक कर सकें। स्ट्रक्चरल मेजर्स हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे कि हम अपनी जो इकोनॉमी है उसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकें और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें। तो इसमें जो 3 चीजें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने फ्रीडम दिया किस किस में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, टैक्सेस में, फॉरेन एक्सचेंज में, ट्रेड रिफॉर्म्स में, इन सब में हम लोगों ने चेंजेस किए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग लाइसेंस का रोल कम किया, पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया, हमने प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा दिया, उनको परमिशन दे दी, लाइसेंस हटा दिया। फाइनेंशियल सेक्टर में RBI जो हमारा पहले रेगुलेट करता था उसको फैसिलिटेटर बना दिया, बाहर से भी लोगों को इनवाइट कर दिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बढ़े, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई, और प्राइवेट सेक्टर को आगे काम करने के लिए परमिशन दे दी गई। टैक्स रेट कम कर दिए गए, टैक्स प्रोसीजर इजी कर दिए गए ताकि बंदा इजीली टैक्स पे कर सके। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमने जानबूझकर अपनी वैल्यू कम की जिससे कि हमारा ट्रांजैक्शन बढ़ना शुरू हो, हमारा इनफ्लो बढ़े। ट्रेड रिफॉर्म्स के अंदर जो हम लोगों ने पहले जो हम लोगों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के दौरान हम लोगों ने टैरिफ्स और ट्रेड लगाए थे, टैरिफ्स और कोटास लगाए थे, वो हटा दिए गए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी और पब्लिक सेक्टर जो है वो हो गया था, हमारा डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ने सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या था कि हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम ट्रेड करने लगे, हम टेक्नोलॉजी लाने लगे और हम लोग वहाँ से कैपिटल भी अपनी बनाने लगे। फिर हमने इसमें पढ़ा आउटसोर्सिंग, जो बाहर के लोग हमारे यहाँ से काम कराते थे, हमको हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। वो WTO एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट जो बाहर हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे बैरियर्स उसको खत्म किया। और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या था, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको शायद पूरा चैप्टर याद आ गया होगा। यहाँ तक मैं अपने उसको खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 चैप्टर्स का रिविजन करेंगे और फिर हम अपने न्यू टॉपिक पे आएंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। सो टिल हियर प्लीज गो थ्रू इट, दीज हिंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट,
See you. God bless you.